उस घर में सास शारदा और बहू अनामिका के बीच हमेशा दहेज को लेकर लड़ाई होती रहती थी। बहू कहती थी दहेज लाइए, इसीलिए अनामिका ने कभी घर का एक काम काज तक नहीं किया। सुबह 8 बजे तक वो सोती थी। शारदा इस बात से नाराज होती थी। वो बहू को डांटती रहती थी। शारदा सुबह सुबह उठ जाती थी, फिर आंगन साफ करती थी और उसमें एक अच्छा सा रंगोली बनाती थी। फिर नहाने चली जाती थी और उसके बाद किचन में जाके वो खाना पकाती थी। उस दिन जब शारदा किचन में खाना बना रही थी, प्रसाद सोफे पे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। ऑफिस जाने के लिए रमेश तैयार होके हॉल में आता है। उसे देखकर प्रसाद कहते हैं, अरे शारदा, बेटा तैयार हो गया है ऑफिस के लिए। कुछ खाने के लिए दे दो और कुछ पीने के लिए भी। देखिए जी, घर में बहू आ गई है। मैं आपके बेटे के लिए कुछ नहीं करने वाली। हाँ, अगर आपके लिए कुछ करने को कहेंगे तो पत्नी होके मैं कर दूंगी। शारदा, तुम ऐसी बात कर रही हो? हाँ, मैं ही कह रही हूँ। बहू आने के बाद मैं सारा काम क्यों करूँ? बेटे से कहो कुछ चाहिए तो मुझसे ना पूछे, जाके अपनी पत्नी से वो चीज मांग ले। आपको क्या चाहिए बताइए, मैं कर देती हूँ। ऐसी बात है तो एक गर्मा गर्म चाय बना दो। जैसे ही प्रसाद कहते हैं, शारदा जाके किचन में गर्मा गर्म चाय बना के लाके प्रसाद को देती है। रमेश बस अपना मुंह बना के अपनी माँ को देखता ही रहता है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? माँ, तुमने मेरा लंच नहीं बनाया? पत्नी होने के बावजूद मैं क्यों बनाऊं तुम्हारे लिए टिफिन? जाके पत्नी को कहो बनाने। तब तक नींद से उठ के अनामिका हॉल तक आती है। फिर नींद में ही उबासी लेते हुए कहती है, मैं वो बहू रानी हूँ जो दहेज लाई है। फिर मैं ये सब काम क्यों करूँ? मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। ये सुन के शारदा आश्चर्य हो गई। तब तक रमेश कहने लगा, इसी तरह से कहती है, जब भी मैं कुछ करने को कहता हूँ तो कहती है कि मैं दहेज लेकर आई हूँ। मैं इस घर में काम क्यों करने जाऊँ? मैंने कहा था कि दहेज नहीं लेंगे, पर आप ही लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। तब अब जो हो रहा है, लीजिए भुगतते रहिए। जब ऐसा कहकर वो जाने ही लगा तभी, अरे मेरे पति साहब, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? घर का सारा काम काज तो हुआ ही नहीं। मैंने सारा काम कर दिया अनामिका, जो रात में करने को कहा था। तुम्हारे सारे कपड़े आयरन कर दिए हैं। वो सारी फिल्में भी देख ली जो कहा था कि तुम्हारे बदले में देखने। उसके बाद इस तरह से कहते हुए वो याद करने लगता है। ये सब देखकर शारदा को और गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, तुम्हारा इतना अहंकार, मेरे ही सामने मेरे बेटे के साथ तुम फुटबॉल की तरह खेल रही हो। मैं दहेज लेकर आई हूँ सासू माँ। अगर बॉल की तरह नहीं, टेनिस बॉल की तरह तो जरूर खेलूंगी। उससे आपको कुछ तकलीफ है? ये सुनकर शारदा का मुंह बन जाता है। तुम ऑफिस जा रहे हो, अच्छी बात है, पर जाने से पहले मेरे टूथब्रश में पेस्ट लगा के जाओ। मैं वो बहू रानी हूँ जो ढेर सारा दहेज लेके इस घर में आई हूँ, और यहाँ आके अगर मैं ये सब काम करूँ तो अच्छा लगेगा बताओ? रमेश को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती है, पर वो गुस्से को काबू में करते हुए वो जाता है और टूथब्रश में पेस्ट लगा के शारदा और प्रसाद देख ही रहते उनके सामने अनामिका खुला के देता है। ये देखकर बहुरानी अनामिका जो दहेज लेकर उस घर में आई थी, वो हंसने लगती है। रमेश को लगता है अब घर पे रहना ज्यादा देर सही नहीं होगा, इसीलिए बिना नाश्ता किए हुए वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है। अच्छा सुनो, जाने से पहले तुम मेरे लिए एक मसाला डोसा ऑर्डर कर दो, और अच्छा होगा वो तुम मेरे पास ला कर दो, फिर तुम ऑफिस जा सकते हो। मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं रास्ते में ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है ना? इस तरह से कह के रमेश घर से चला जाता है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अनामिका जो सोफे पे बैठ के टीवी देखती है, उसका फोन बजता है। फोन में लिखा होता है हार्ट कॉलिंग। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, ये क्या, ये अभी मुझे कॉल कर रहे हैं? लगता है मेरी याद आ रही है। अब क्या करे, दहेज जो लेकर आई हूँ, है ना? ये सोचकर अनामिका फोन उठाती है। दूसरी तरफ रमेश बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था और बहुत परेशान होकर वो कहने लगा, अनामिका, माँ का एक्सीडेंट हो गया है। अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, तुम उन पैसों को लेकर जल्द से जल्द अस्पताल आ जाओ। फिर अस्पताल का नाम बताकर रमेश फोन काट देता है। अनामिका भी परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अलमारी से पैसे ले लेती है, फिर ऑटो में बैठकर वो अस्पताल के लिए निकल जाती है। अस्पताल में रमेश देखता है कि उसकी माँ अपने दोनों पैरों को खो चुकी है। ये देखकर रमेश रोने लगता है। दुखी प्रसाद भी अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करता है। तब तक अनामिका भी पैसे लेकर अपनी सासू माँ के पास जाती है, जो अपने दोनों पैरों को गवा चुकी थी।
जैसे ही पता चलता है कि सासू माँ के दोनों पैर नहीं रहे, वो भी रोने लगती है। ये देखकर शारदा को बहुत बुरा लगता है। बहू जो दहेज लेकर आई, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। हाँ क्यों नहीं सासू माँ, बहू रानी भले ही दहेज लेकर आए, पर वो भी तो एक औरत है। उससे भी ज्यादा वो एक इंसान है, मन में ममता है। तकलीफ होने से उसकी आंखों से भी तो आंसू निकल आएंगे ना। तो क्या इस अपाहिज सासू माँ को एक कमरे में फेंक के मरने के लिए छोड़ दोगी और कहोगी कि तुम दहेज लेकर आई हो, या फिर अच्छी बहू बनके प्यार दिखाओगी, सेवा करोगी और सासू माँ का ख्याल रखोगी? अब इस अपाहिज सासू माँ की जिंदगी बस तुम्हारे हाथों में ही है बहू। आप अपनी बड़ी बहू को जो कहना है कह लीजिए। आपके पैर के साथ साथ वो भी मर चुकी है। जो आपके सामने खड़ी है, ये आपकी छोटी बहू है। अब से मैं आपको अपनी माँ की तरह देखभाल करूंगी सासू माँ। बहू अनामिका की ऐसी बातें सुन के प्रसाद और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो शारदा को घर ले आते हैं। फिर जैसा अनामिका ने कहा था, वो दहेज वाली बहू का तेवर छोड़ के बिल्कुल बेटी के तरह शारदा का बहुत सेवा करने लगती है। इस तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका सुबह सुबह उठ जाती थी, फिर घर आंगन की साफ सफाई करके वो रंगोली डालती थी। किचन में जाके सास ससुर के लिए अच्छे से खाना पकाती थी। दहेज लाने वाली बहू में ये बदलाव देखकर शारदा बहुत खुश होती है। तभी एक दिन अनामिका जब सासू माँ को दवा दे रही थी, शारदा कहती है, मैं बहुत खुश हूँ बहू रानी। अब मैं अगर मर भी जाऊँ तो कोई चिंता नहीं। तुम इस घर का, पिताजी का, बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। मुझे पता है बाद में भी तुम उन सभी का अच्छे से ख्याल रखोगी। अब तुम अहंकारी दहेज लाने वाली बहू नहीं रही, अब तुम हमारे जैसी ही हो। आप ऐसे कैसे चली जा सकती है माँ जी? क्या आप अपने पोते या पोती से खेलना नहीं चाहती हैं? इतना कहकर अनामिका शर्मा के वहाँ से चली गई। अनामिका के इस तरह से शर्माते ही शारदा पूरी बात समझ गई। वो बहुत खुश हुई। इस तरह सास बहू के बीच जैसे जैसे प्यार बढ़ा, उनकी जिंदगी भी बहुत खुशहाल हो गई। अब रमेश चूंकि सेना में था, उसे 2 महीने की छुट्टी मिली थी। इसीलिए वो अपनी पत्नी अनामिका, 5 साल की बेटी भाव्या, माता पिता शारदा और प्रसाद के साथ खुशी खुशी छुट्टियां मनाने के लिए उत्साहित होकर वो घर आता है। पर ये बात अनामिका को पता नहीं था। उसी वक्त वो अपनी पसंदीदा देवी माँ लक्ष्मी की पूरी भक्ति से पूजा पाठ कर रही थी। बेटी भाव्या डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। शारदा सोफे पे बैठ के अपने सीरियल्स देख रही थी और बगान में बैठकर प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे। तभी कॉलिंग बेल बजता है। अनामिका आके दरवाजा खोलती है तो देखती है मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके पति का है। ये देखकर वो कहने लगती है, आप सच में आए हैं? ये सपना तो नहीं है? 1 मिनट रुकिए। सासू माँ, देखिए आपका बेटा आया है, उन्हें वहीं पर रोकने गई है। फिर वहाँ से भागते हुए वो बगान में ससुर जी के पास जाती है और रमेश के आने की खबर उन्हें देती है। सभी लोग दरवाजे के पास आ जाते हैं। प्रसाद भी अपनी पोती भाव्या को लेके आ जाते हैं। इस तरह सभी लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। अनामिका भी लाल पानी से नजर उतारती है और बाहर चली जाती है। फिर रमेश अंदर आ जाता है और बेटी को गोद में ले लेता है। उस रात पति के घर लौटने की खुशी से अनामिका तरह तरह के पकवान पकाती है। उस रात सभी लोग एक साथ बैठ के अच्छे से बातचीत भी करते हैं। मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ अनामिका, फिर 2 महीने बाद मुझे लौट जाना होगा। ठीक है, जब समय आएगा तब चले जाना। अभी पेट भर के खाना खाओ। इस तरह सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। जब वहाँ रमेश 2 महीने के लिए था तो अपनी पत्नी अनामिका और बेटी भाव्या को लेके पार्क गया, सिनेमा देखने को ले गया, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, छोटे मोटे हर फंक्शन में उन्हें साथ ले गया। अनामिका चाहे जितनी बार भी कहे सास ससुर को साथ ले जाने के लिए, पर वो कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। इसीलिए शारदा ये सोचती थी कि जरूर अनामिका ने ही कुछ कान भरा होगा उसके बेटे की, इसीलिए उसका बेटा उससे दूर हो गया है और अनामिका पे गुस्सा करने लगती है। इसीलिए अनामिका जब भी उसे अकेले में मिलती थी, वो उसे बहुत डांट फटकार लगाती थी और कई बार तो उसके सर पे भी मारती थी। इस तरह रमेश के 2 महीने बहुत जल्दी से निकल गए और रमेश फिर से अपने आर्मी में चला गया। 2 दिन निकलते हैं तो अनामिका को पता चलता है कि अनामिका फिर से गर्भवती है। ये बात जाके वो अपनी सासू माँ को बताती है। ये सुन के शारदा उसे डांट फटकार लगाती है, कहती कि अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं है और उसे मारती पीटती भी है। प्रसाद बगल में ही थे, पर वो बिना कुछ कहे
बस चुप्पी लगाए हुए थे। तब तुम्हें सासू माँ याद नहीं आई जब तुम सिनेमा गई, पार्क गई, फंक्शन अटेंड करने गई? हाँ, और अभी तुम्हें पैसे चाहिए तो सासू माँ याद आ गई, है ना? निकलो, मेरे घर से अभी निकलो। जब वो आएगा तो कुछ ना कुछ मैं कह दूंगी। जाओ, अभी के अभी जाओ। इस तरह शारदा गुस्से से कहती है और अनामिका का हाथ पकड़ के खींचते हुए दरवाजे के पास लाके उसे धकेल के घर से बाहर निकाल देती है। तभी उसी वक्त भाव्या स्कूल से घर आती है। दादी, अब क्या कर रही है? मम्मी को ऐसे धकेल के क्यों बाहर निकाल रही है? तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जाओ, तुम अंदर जाओ। मम्मी आएगी, मैं तभी आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। जाओ फिर, माँ बेटी दोनों जाके कहीं मर जाओ। शारदा जाके दरवाजा लगा देती है। शारदा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। बेटा आएगा तो क्या कहोगी? बेटा आएगा? कौन बताएगा उसे? उसे कैसे पता चलेगा? अब चूंकि शारदा के इन बातों पर प्रसाद ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर से शारदा कहने लगी, यहाँ पे जो कुछ हुआ अगर आपने उसे बता दिया तो मैं जाके आत्महत्या करूंगी, अपनी जान दे दूंगी। आगे आपकी मर्जी। आपको तो पता है ना, शारदा ने अगर कुछ कहा तो वो करके रहती है, ये बात भूलना नहीं। उसकी ऐसी बातें सुन के प्रसाद भी कुछ कह नहीं पाए। उस रात अनामिका ने चाहे कितना भी दरवाजा खटखटा लिया हो, पर शारदा ने दरवाजा खोला नहीं। खिड़की की तरफ से आके बोली तो शारदा उसे गाली देने लगी। पूरी रात अनामिका वहीं पे रोती रही। भव्या भी रोते रोते भूख के मारे वहीं पे नीचे सो गई। इस तरह 2 दिन निकल गए, पर किसी भी हालत में शारदा का मन बदला नहीं और अनामिका को भी घर के अंदर आने नहीं दिया। इसी तरह कुछ और दिन निकल गए। भूखी प्यासी अनामिका और उसकी बेटी भाव्या बहुत कमजोर हो चुके थे जब वो वहाँ से जाने ही वाली थी। हे लक्ष्मी देवी, मुझे शक्ति दो माँ। ऐसा कह के जब वो रास्ते से चल के जा रही थी, वो बेहोश होके गिर जाती है। उसे बेहोश देखकर बेटी भाव्या, माँ उठो माँ, डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उठो माँ, ऐसा कह के वो रोने लगी। तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला फूलों की टोकरी लेकर वहाँ पे आती है। उसने देखा बेटी अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है, तो भाव्या और अनामिका को अपने साथ घर ले गई। अनामिका को बिस्तर पे सुला के वो भाव्या को खाना खिलाती है। थोड़ी देर में ही अनामिका उठती है और फिर उस बुजुर्ग महिला से अपनी सारी समस्याओं के बारे में एक एक करके बताती है। ये भी बताई कि उसे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है और बोली एक अच्छा काम ढूंढ के देने के लिए। अगले दिन वो अनामिका को अपने साथ एक हॉस्टल में ले जाती है और वहाँ की लेडी वार्डन से वो बात करती है। वहाँ हॉस्टल में अनामिका को बावर्ची की नौकरी मिल जाती है। अनामिका चाहती थी मिलिट्री में अपने पति रमेश से बात करना, पर उसे अचानक से याद आता है कि उसकी सासू माँ शारदा ने वादा कराया था कि वो फोन ना करे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब अनामिका पूर्ण रूप से गर्भवती थी। रात के वक्त अनामिका को दर्द शुरू हो जाता है। बुजुर्ग महिला अनामिका को लेकर जल्दी से अस्पताल जाती है। वार्डन को फोन करके वो पूरी बात बताती है, पर वो गुस्सा करने लगती है कि इतनी जल्दी बावर्ची कहाँ से मिलेगी और वो बच्चों के लिए कहाँ से खाने का बंदोबस्त करेगी। बुजुर्ग महिला अनामिका को अस्पताल में भर्ती कर देती है। हॉस्पिटल में लेटे लेटे अनामिका को हॉस्टल के बच्चों की चिंता सताती है। तभी अचानक से वो बुजुर्ग महिला माँ लक्ष्मी का वेश धारण करती है और हॉस्टल में जाके स्वादिष्ट खाना पका के आती है। फिर वहाँ से सीधा वो अस्पताल आ जाती है। अनामिका जो अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई थी, उसे अपने सामने माँ लक्ष्मी दिखती है। देवी लक्ष्मी को अनामिका प्रणाम करती है। प्रसाद रमेश को पूरी जानकारी देते हैं। फिर अपने बेटे रमेश को लेकर वहाँ पे आते हैं। रमेश अपनी पत्नी अनामिका और बेटी भव्या को साथ लेकर घर लौट जाता है। शारदा अपने पति प्रसाद को देखकर बहुत गुस्सा करती है। देखो शारदा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे डर नहीं लगता। उस दिन तुम्हें गुस्सा था, अगर कुछ कह देता तो शायद जो मन में था वो तुम कर भी बैठती। तुम्हें ये मौका ना मिले इसीलिए चुप था। फिर मैंने बहुत सोचा कि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसका बेटा बहू खुश रहे। ये सोचने के बाद मैंने ये सारा काम किया। प्रसाद की बातें सुन के शारदा रोने लगती है और बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। पिता होके आप जीत गए, माँ के रूप में भी मुझे आज ऊंचा कर दिखाए। आपने आज मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से शारदा पश्चाताप करती है। शारदा में बदलाव आने के साथ साथ बच्चों की खिलखिलाहट के साथ घर में सास बहू खुशी खुशी रहने लगी।